नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संध्या खरे खरे नर्सिंग होम एंड आईवीएफ सेंटर से आज आप लोगों को, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि ऐसा क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और जब भी कोई पेशेंट हमारे पास अपनी माँ के साथ या सास के साथ आती है तो उन सब की, पूरे परिवार की यही इच्छा रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यदि पहली बार में नॉर्मल हो जाती है तो उसमें आगे का भी ऑब्स्टेटिक करियर बहुत अच्छा रहता है और नॉर्मल डिलीवरी आगे भी होने की संभावना पूरी रहती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट की तरफ से क्या सहयोग होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर यदि कहता है कि रेगुलर इलाज कराएं, सुपरवाइज करें और डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयाँ लेते रहें, टेस्ट वगैरह कराएं और पूरी तरह से स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग ठीक से होती रहे, पर साथ ही में पेशेंट को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ेगा ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो पेशेंट को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो नंबर 1 जो रहती है वो रहती है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पेशेंट को ज़रूरी है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बराबर हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, एनीमिया ना हो। जैसे WHO कहता है कि 11 ग्राम्स हीमोग्लोबिन रहे तो उससे बोन्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, पेशेंट का स्टेमिना भी अच्छा रहता है और पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। इसके अलावा कैल्शियम का स्तर भी नॉर्मल होना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम रिक्वायरमेंट या ज़रूरत बढ़ जाती है और उसको पूरा करने के लिए पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैल्शियम युक्त भोजन और कैल्शियम की टैबलेट्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी लेवल्स भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और उससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो विटामिन डी का स्तर भी नॉर्मल होना चाहिए। और चौथी चीज़ है कि उसका थायराइड लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए, थायराइड की कमी नहीं होना चाहिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ के लिए। फिर दूसरा S, नॉर्मली हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश को 3 S में समझते हैं: स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्ट्रेस। तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बता दिया। स्टेमिना के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करें। तो प्रेगनेंसी को हम लोग 3 तिमाही में बांटते हैं: पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। यदि पेशेंट वॉकिंग कर सकती है, और वॉकिंग के लिए समय ऐसा होता है कि 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक, कितनी भी देर तक एक्सरसाइज करें वॉकिंग की, बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ जो कि हाउसवाइफ्स हैं वो तो आराम से कर सकती हैं, पर वर्किंग वीमेन को टाइम नहीं मिलता। तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि मे भी आप अपनी वर्क प्लेस पे हो सके तो पैदल जाएं और इस तरह किसी ना किसी तरह एक्सरसाइज जरूर करें वॉकिंग की। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज जो होती हैं वो हम लोग तीसरी तिमाही में बताते हैं, जिसमें पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी होती है, जिसमें लमास टेक्निक वगैरह बताते हैं। और इसके अलावा बटरफ्लाई और डक वॉक ये सब बताते हैं। तो जैसे डक वॉक जो होता है, जो हमारे लिए पुराने समय से दादी नानी हमेशा कहती हैं कि पोंछा लगाओ, तो पोंछा लगाना है मतलब मॉप से नहीं, पर जो 2 पैर पे बैठ के पोंछा लगाते हैं और उस तरह से कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत संभावना होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से पेल्विक गर्डल खुलता है। W शेप में बैठते हैं तो पेल्विक गर्डल खुलता है, हेड इंगेज होता है और हेड जब नीचे आता है तो बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है और दर्द उठते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज होती हैं, प्रतिदिन करना चाहिए और रेगुलरली करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस, तो यदि पेशेंट अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके, बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले, सब पॉजिटिव थिंकिंग रखे, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट करे और इस बात का स्ट्रेस ना ले रात दिन कि नॉर्मल होगी कि सीजर होगा। अरे जो भी होगा वो माँ और बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा है वही होगा। और नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में जो कुछ बेस्ट पॉसिबल पेशेंट अपनी तरफ से कर सकती है वो करे। इट्स गोइंग टू बी गुड। और मैं यही चाहूँगी कि सभी पेशेंट्स इस बात से हमेशा दे शुड बी वेल नोन, दे शुड नो इट वेरी वेल कि वो किस तरह से कोशिश करके नॉर्मल डिलीवरी में अपना सहयोग दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।